सभी को जय श्री कृष्ण। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा आप सभी लोगों का कि आपने अपने कीमती वक्त में से समय निकालकर समाज को एक करने के लिए आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो आप लोगों के सामने मैं सर झुकाकर धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि ललित जी ने बताया कि पिछले कई वर्षों से अहीर रेजिमेंट की मांग यादव समाज उठा रहे हैं। जिस प्रकार तमाम जाति आधारित रेजिमेंट्स की व्यवस्था भारतीय सेना में है, ठीक उसी प्रकार उसी क्रम में आज ये यादव समाज, ये अहीर समाज, ये यदुवंशी समाज मांग करता है कि हमारी भी भारतीय सेना में हिस्सेदारी हो। और क्यों ना हो, आपके बलिदान, आपके शौर्य की गाथाओं को अगर बताने निकले तो मुझे ऐसा लगता है कि रात छोटी पड़ जाएगी। ये वो लोग हैं जिनकी कृष्ण के युग में कभी नारायणी सेना हुआ करती थी। आज यही समाज चीख रहा है, चिल्ला रहा है, घरों से बाहर निकल रहा है, रो रहा है, इसलिए कि भारतीय सेना में हमारी हिस्सेदारी हो। तो आप विचार करके देखिएगा कि आप कितने मजबूत हुआ करते थे, कितने ताकतवर हुआ करते थे, और आज आप कहां खड़े हैं। तो विचार तो करना पड़ेगा। समाज के बीच अगर आए हैं तो समाज को बताना पड़ेगा कि आप कहां कमजोर हुए हैं। तो मैं बताऊं आपको आप कहां कमजोर हुए हैं। ये समाज कमजोर हुआ है वहां जब इसने समाज को प्राथमिकता ना देकर, प्राथमिकता किसको दी? राजनीतिक दलों को। यह समाज कमजोर हुआ है वहां जब युवा रोजगार मांगने की उम्र में पहुंचता है। वो 20, 22, 25 साल का युवा नेताओं के पीछे झंडे लेकर घूमता है। यह समाज वहां कमजोर होता है। यह समाज कमजोर होता है जब ये अपने हक अधिकार को कैसे मनवाना है सरकारों से, उसकी नीति वो समझ नहीं पाता है, और वो किसके पास जाता है? नेताओं के पास। ये समाज कमजोर होता है वहां। क्या यहां मौजूद किसी व्यक्ति में संगठित होकर इतनी ताकत नहीं है कि डीएम को, एसएसपी को यहां बुला ले, अपने क्षेत्रीय विधायक को यहां पर बुला ले? इतनी ताकत है या नहीं है? ताकत यही छुपी हुई है, बस आप लोगों ने अपनी ताकतों को किसी और के हाथ में दे दिया। आपने अपनी गाड़ियों के स्टीयरिंग को किसी और के हाथ में दे दिया। अब गाड़ी ठुकेगी तो जिम्मेदार कौन होगा? गाड़ी तो आपकी थी, चालक कोई और था। जब आपने स्टीयरिंग पकड़ाया उसे, तो अब आप ये कहना बंद कर दीजिए कि गाड़ी उसने ठोकी थी। इतना विवेक आपके अंदर था कि किसको स्टीयरिंग पकड़ाना है, किसको नहीं पकड़ाना है। तो गलती करी आप लोगों ने, यहां मौजूद आप सभी लोगों ने। अब इसी गलती को सुधारना है। कब तक गलतियों की बातें करेंगे? अब वक्त है उस गलती को सुधारने का। यही रेजिमेंट की जो मांग है, कई लोगों को लगे कि बहुत छोटी सी मांग है। साहब, ये देश का सबसे बड़ा आंदोलन बनेगा। यह आंदोलन न सिर्फ भारतीय सेना में यही रेजिमेंट का गठन करवाएगा, बल्कि आपके मान, सम्मान, स्वाभिमान को वापस लेकर आएगा। वो मान, सम्मान, स्वाभिमान जो हमारे कंधों पर होना चाहिए था, वो आज हमारे पास नहीं है। हम उस हक और अधिकार से अभी तक वंचित हैं। कंधों का मतलब समझे? जब भारतीय सेना में किसी की रेजिमेंट होती है तो उसकी जाति का नाम यहां पर होता है। तो ये लड़ाई है मान, सम्मान, स्वाभिमान की। और किसी व्यक्ति के लिए मान, सम्मान, स्वाभिमान से बड़ा अगर कुछ है तो मेरी नजरों में उसका जीवन एक कुत्ते के समान है। क्योंकि 2 वक्त की रोटी कुत्ता भी खा लेता है, कुत्ते को भी मिल जाती है, लेकिन इज्जत खाता है, इंसान खाता है, आदमी खाता है इज्जत की रोटी। उसे इज्जत की रोटी चाहिए, और इज्जत की रोटी कमानी पड़ती है, और कमाने के लिए घरों से बाहर निकलना पड़ता है, दहलीज़ें लांघनी पड़ती है। घर में बैठे बैठे रोटी नहीं मिलती। तो अब वक्त है मेरे युवा साथियों, अब मेहनत करो। हम पिछले 5 सालों से समाज को इस मुहिम से जोड़ने में लगे हुए हैं, और न सिर्फ यही मुहिम, बल्कि समाज के तमाम मुद्दे हैं जिनमें हम अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं।
हम अपनी विधानसभा, अपने जिले से बाहर निकलकर क्यों आ रहे हैं, अपने प्रदेशों से बाहर बाहर जाकर क्यों हम इस मांग को बुलंद कर रहे हैं? क्योंकि हमें नेतागिरी नहीं करनी है। हम समझ चुके हैं कि समाज की मांग क्या है। मेरा समाज कमजोर है तो मजबूत कैसे बन सकता है, ये चीज हम समझ चुके हैं। अगर आप भी समझ जाएंगे तो फिर आपको समय नहीं लगेगा भारतीय सेना में यही रेजिमेंट बनवाने का और अपना मान सम्मान स्वाभिमान वापस पाने का। आगे हमारा, आगे हमारा। अन्य जाति के लोग कहते हैं कि हमारी तो भारतीय सेना में हिस्सेदारी है, हमारी रेजिमेंट है, तो हमें दुख होता है। दुख होता है हमें कि हम इन्हें पहले समझाएं या अपने लोगों को पहले समझाएं। हमें दुख होता है। आज तो आप लोग इकट्ठे दिख रहे हैं, लेकिन कभी वो वक्त था जब एक एक दो दो व्यक्तियों से बात करनी पड़ती थी और वो हमें कह देते कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम अपना काम करो। समाज कभी एक नहीं हो सकता। समाज एक हो सकता है जब आज समाज यहां बैठ सकता है तो कल को यही समाज 100 गुना तादाद में सरकार का घेराव भी कर सकता है। बशर्त है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी लड़ाई किस चीज की है। किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए जरूरी होता है उस लड़ाई के भाव को समझना, ये पता चलना कि हम लड़ क्यों रहे हैं, हम लड़ क्यों रहे हैं, ये पता होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको किसी लड़ाई के भाव के बारे में नहीं पता होगा, आप एक अच्छे योद्धा नहीं बन सकते। और मैं चाहता हूं यहां मौजूद मेरे युवा साथी भेड़ की भीड़ में शामिल ना हो। ये एक एक युवा शेर की तरह दहाड़े और शेर की तरह सदन के बाहर खड़े होकर नेताओं से मांग करे, अपने समाज के लिए लड़े, भूखे प्यासे रहने की चिंता बिल्कुल ना करे। ज्यादा खाकर लोग जरूर मर गए, कम खाने वाला कभी नहीं मरा। तो आ जाते हैं जो लोग कहते हैं कि भारतीय सेना में हमारी हिस्सेदारी है, हमारी रेजिमेंट से। ये वो समाज है जिसने 1857 में रेवाड़ी नरेश, राजा राव तुलाराम ने अंग्रेजों के विरुद्ध जब अपने 5000 यदुवीर रणबहादुरों को लेकर अंग्रेजों के सामने खड़ा किया था, वो अंग्रेज उस दिन समझ गए थे कि इस समाज को अगर हमने कुछ दे दिया और ये गलती से भी मजबूत बन गए तो ये हमें राज नहीं करने देंगे। ये डर था उन्हें। और उन लोगों को सम्मान के तौर पर भारतीय सेना में जगह दी जिन्होंने उनकी सहायता करी इस देश पर राज करने के लिए। बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है, जरा विचार करके देखना। अगर मैं आप लोगों के क्षेत्र में कोई फैक्ट्री लगाता हूं, कोई प्लांट लगाता हूं, तो क्या मैं मेरठ से लेबर लेके आऊंगा, मेरठ से मजदूर लेकर आऊंगा या यहीं के लोगों को रखूंगा? तो ऐसा ही कुछ हुआ था, ऐसी कुछ व्यवस्था थी। अंग्रेज इंग्लैंड से लेकर नहीं आते लेबर को, सैनिकों को। उन्होंने उन लोगों को रेजिमेंट बनाकर दी जिन लोगों ने उनको राज करने में इस देश में मदद करी। और ये व्यवस्था 90 साल तक चली। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद भी आज मुझे ऐसा लगता है कि ये देश गुलाम है या नेता गुलाम है कि समाज की इस मांग को अब तक इन्होंने नहीं स्वीकारा। अगर ये आजाद भारत है तो आजाद भारत की ये मांग है कि देश में मौजूद बहुसंख्यक सबसे बड़ी जाति यदुवंशी समाज, यादव समाज की ये मांग को सरकार स्वीकारे। ये मांग है। आप 26 करोड़ चिल्लाते रह जाएंगे लेकिन सड़कों पर नहीं आएंगे तो आपकी इतनी, बुरा मत मानना, एक शब्द है औकात, इतनी औकात नहीं रहेगी कि आप एक थानेदार को के सामने अपनी बात रख पाए या थानेदार को यहां बुला पाए। इतनी भी नहीं होगी। अगर आप अपना वर्चस्व चाहते हैं तो जरूरी है संगठित रहना। संगठन में बल है। आज आप देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस, इतना मजबूत संगठन कि उसके सामने लोहा लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम आरएसएस को बिल्कुल गलत नहीं कह रहे, उनको एडमायर करते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि ऐसा संगठन उन्होंने चला के दिखाया, ऐसी व्यवस्था उन्होंने बना के दिखाई कि जो आज देश पर राज कर रही है। तो क्या ये समाज जो सबसे ज्यादा संख्या में है, सबसे ज्यादा तादाद में है, क्या ये कभी राज नहीं कर सकता था? ये राज कर सकता था, लेकिन आपको मानसिक तौर पर कमजोर बनाया गया था ये कहकर
कि आपको गांधारी का शराब लगा हुआ है, यादव यादव का नहीं हो सकता, ये एक दूसरे की टांग खींचेगा, ये कहकर आप लोगों को मानसिक तौर पर कमजोर बनाया गया था। अगर यादव यादव का ना होता तो मेरठ से चलकर मैं यहां आया हूं, आप लोग यहां ना बैठे होते। तो विचार करना, कितने बड़े समाज को कितनी छोटी सी एक नीति से कमजोर बना दिया। आप बहुत ताकतवर हैं, ये वर्ण व्यवस्था से ऊपर हटो, बाहर निकलो। आपका तो वर्ण ही कोई बताने वाला पैदा नहीं हुआ इस धरती पे। कोई है जो कृष्ण पर सवाल करे तो आप तो उसके वंश हैं, आप उसके वंश हैं। क्या स्वर्ण, क्या क्षत्रिय, क्या शूद्र, क्या वैश्य, ये वो समाज है जिसके अंदर चारों गुण हैं। तो अब आप लोगों को इस मांग को, हमने भी अपने बड़ों से इस बीड़ा को उठाया और आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि आप लोग भी, मेरे युवा साथी, इस बीड़ा को उठाएं। हम आपके साथ लड़ेंगे। अभी तो काले ही है, सफेद भी हो जाएंगे दाढ़ी के बाद, तब तक आप लोगों के बीच मौजूद रहेंगे और लड़ते नजर आएंगे। अब आप कहेंगे कि इससे हमारा क्या लाभ होगा, रेजिमेंट बन गई तो साहब ना आपका कोई लाभ ना मेरा कोई लाभ। लाभ है आने वाली नस्लों का। और लड़ाई सिर्फ दो होती है, एक फसल की, एक नस्ल की। फसल की लड़ाई दिल्ली में देखी आप लोगों ने कितने अच्छे से लड़ी गई और सरकारों ने अपने घुटने टेके। तो आज ये नस्ल की लड़ाई है, ये लड़ाई है देश में मौजूद सबसे बड़ी संख्या की जाति। ये लड़ाई है आपके हक अधिकारों की, ये लड़ाई है मान सम्मान स्वाभिमान की। और इस लड़ाई में आप लोगों को एक नारे के साथ, एक कहते स्लोगन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। अब करते लाभ की बात। यहां मौजूद देखिए 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी हैं। फौज में हम नहीं जाएंगे, फौज में आप नहीं जाएंगे, तो फौज में ये बच्चे जाएंगे। और हमारे द्वारा बोया गया बीज आज फल नहीं देगा, उसका संरक्षण करना पड़ेगा। बीज का वो पौधा बनेगा, वो पेड़ बनेगा, वो एक दिन फल देगा। और जब वो फल देगा तो ये बच्चे कहेंगे कि मेरे समाज ने एक वक्त में संगठित रहकर आवाज बुलंद करी, सरकार के सामने खड़ी हुई, अपनी आवाज उठाई और आज मैं उस फल का स्वाद चख पा रहा हूं। ये बच्चे उसका स्वाद चखेंगे। हम और आप तो बस उन्हें एक फल दिखाने का आज काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहां से मानसिक तौर पर आप लोग मजबूत बनिए। आप बहुत मजबूत हैं शारीरिक तौर पर, अब मानसिक तौर पर भी हमें मजबूत बनने की जरूरत है। क्या आप लोगों के पास आज की तारीख में कोई ऐसा संगठन है जो बेजुबान को आवाज दे सके, कमजोर को ताकत दे सके, दुखी आदमी को सुख का आभास करा सके, रोते हुए के आंसू पोंछ सके और कुछ ना कर सके तो आपके लिए खड़ा हो सके? क्या ऐसा कोई संगठन आप लोगों के पास आज की तारीख में है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपने संगठनों को महत्वता ना देकर राजनीतिक दलों को ज्यादा महत्वता दे दी। यही वजह है कि ये समाज गुलामी के रास्ते पर निकल पड़ा है। बोलने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं और बहुत बातें हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ आप लोगों के सामने एक समाज का सच्चा सिपाही होने के नाते हाथ जोड़कर यह कहना चाहूंगा, इस समाज की लड़ाई को लड़ो। मेरे युवा साथियों, हम कोई कैमरा उठाकर नाच गाना नहीं करते कि हमारे फॉलोवर्स ज्यादा होंगे। हम कोई भाषणबाजी कैमरे के सामने खड़े होकर नहीं कर रहे हैं। हम जनता के बीच, आप लोगों के बीच, अपनों के बीच अपना पसीना बहाकर, अपनी भूख की परवाह किए बगैर आप लोगों के बीच आते हैं। तो हम कोई फॉलोवर्स कमाने के लिए नहीं आते हैं, हम आप लोगों को जगाने के लिए आते हैं, क्योंकि यही कोई मौजूद मेरा भाई होगा जो इसी आवाज को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे 10 गुना 100 गुना ज्यादा दूर तक पहुंचा सकता है। लेकिन किसी ना किसी को तो सड़क पर उतरना पड़ेगा।
हम भी अगर वहीं बैठे बैठे करते रहे तो आप लोग भी यहां खड़े नहीं होंगे। अगर युद्ध लड़े जाते तो सैनिक सरहद पर ना खड़ा होता, पबजी खेल रहा होता। ये पबजी के बाहर की लड़ाई है, ये कैमरे की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है समाज की, और समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए आपको अपने घरों की दहलीजों को लांघना पड़ेगा, अपने भूख प्यास की परवाह छोड़नी पड़ेगी, व्यवस्था करेंगे। मैं आप लोगों को वचन देता हूं, ये मैंने करा है और आगे भी करूंगा। मेरे हिस्से की अगर एक रोटी होगी मैं अपने युवा साथियों को खिला दूंगा, लेकिन उन्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। इसी के साथ आप सबने मेरे को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहूंगा मैं अपने उन साथियों का जो मुझे निरंतर समय दे रहे हैं। ये तो आज की तारीख में तो कोई घूमने के लिए किसी को समय भी नहीं देता है, किसी के पास समय नहीं है किसी के साथ चलने का। तो सबसे पहले धन्यवाद आप सभी को। जय श्री कृष्ण।